गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में वीडियो में हम जो है सूर्य को पढ़े थे, फिर चंद्रमा को पढ़े। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी, देखिए, इसमें जो वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और तारों की उत्पत्ति और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो दो धुरी में बटी हुई है। एक तारा परिकल्पना, दो तारा परिकल्पना। एक तारा परिकल्पना का लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का, कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई केवल एक तारा से हुई। लेकिन दो तारा परिकल्पना वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई वो दो तारों के मिलने से हुई या आकार जो है टकराव से हुई। तो इसमें कुछ समस्याएं आती गई, क्योंकि जब भी ये वैज्ञानिक लोग अपना जो है परिकल्पना कर रहे थे तो इनकी एक एक करके आलोचना भी होती गई। बहुत ज़्यादा आज वैज्ञानिक रूप में नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों का जो एक तारा परिकल्पना वाले वैज्ञानिकों का मानना था कि जो कभी एक आकाशीय पिंड था वो टूट गया, 9 खंडों में 9 ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, ऐसे ही जिसे मान के दो तारा परिकल्पना वालों का मानना था कि एक तारा था, उसका कोई मित्र ऐसे आ रहा था और उसके आकर्षण के कारण उसके कुछ जो है उसके तत्व निकल गए, उसी का 9 खंडों में हो गया, 9 खंड हो गए और 9 तारों की 9 जो है ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन इसका बहुत आलोचना हुआ। आलोचना इसलिए हुआ क्योंकि जो वो तारा आ रहा था वो फिर कहाँ से आया, कहाँ गया, और अगर ये जो खंडों में बटा ग्रहों की उत्पत्ति हुई तो आखिर ये 9 ही क्यों हुए, बहुत आलोचना हुआ। लेकिन इसका वैज्ञानिक जो आज हम लोग पढ़ते हैं, वैज्ञानिक सबसे अधिक वैज्ञानिक जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, इसी को थोड़ा देख लेते हैं। और ये सबसे वैज्ञानिक माना गया है। इसकी जो परिकल्पना, इसकी थ्योरी जो दिए थे जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इनका मानना था कि लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व क्या था कि जो ब्रह्मांड है इसमें तमाम छोटे छोटे कण इधर उधर बिखरे थे, घूम टहल रहे थे। तो वो क्या हुआ कि केंद्र में इनका आकर्षण होने लगा, धीरे धीरे केंद्र की ओर आने लगे और ये छोटे छोटे कण मिलकर के बड़े कण का रूप लेने लगे, फिर बड़े कण का और बड़े कण का रूप लेने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगी और धीरे धीरे ये बहुत दिन तक चलता रहा। और क्या हुआ कि जो है जब इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही थी तो इसमें क्या है कि जो है बहुत ज़्यादा ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, जिससे क्या हुआ कि इसका विखंडन हो गया। जो ये विशाल तारा बन चुका था, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही थी, वो विखंडित होकर के कई टुकड़ों में बंट गया। और ये जो प्रक्रिया हुई, ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया हुई। और इसके जो केंद्र में था यहाँ अभी भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो ही रही थी। तो ये एक तारा बन गया और ये जो जितने ग्रह हैं, मतलब ये जो तमाम ग्रह हैं, ये जितने खंड जो विभाजित हुआ और ये सब यही ग्रह का निर्माण हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये आज भी जो हमारा ब्रह्मांड का क्षेत्र है ये अभी बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। अगर कभी कोई पूछ ले कि आज ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आज ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सब पिंड हैं, ये धीरे धीरे ये केंद्र में आकर के फिर समाहित हो जाएंगे और ये केंद्र में जा करके समाहित होकर के सब समाप्त हो जाएंगे। इसे बिग क्रंच नाम दिया गया है।
तो इस तरह से जैसे हमारे जो ग्रह हैं इसी तरह से इनकी उत्पत्ति हुई, और उन ग्रहों में पृथ्वी भी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे ही हुई। और आपका जो तमाम और उपग्रह भी छोटे छोटे हैं, जैसे अगर चंद्रमा की बात की जाए तो कहीं न कहीं उसका भी उत्पत्ति यही कहीं से छोटे पिंड के रूप में हुआ, और अपनी ये सब क्रियाएं अपना अपने स्तर से परिभ्रमण जैसे जो बना अपना चलते रहे। इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन पृथ्वी की अब देखिए आपके सिलेबस में बहुत शार्ट शब्द दिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो बहुत दिन तक थ्योरी ही चलता रहेगा। एकदम शार्ट टू बता दिए कि आखिरकार एक आउट ऑफ जो है मिल गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अच्छा आपने देखना है कि इसकी व्यवहारिक बात, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, अब उसमें जो है कर्क रेखा कहाँ, मकर रेखा कहाँ है, इसके घूर्णन से क्या होता है, इसका परिक्रमण से क्या होता है, इसका ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ है, ये सब बहुत बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ भी समय हम अपना नष्ट नहीं करेंगे, तो ये सब आप लोग जान लीजिएगा। अब हम आज बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे अगर बात करें तो ये पाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में डायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो 7-8 किलोमीटर के आसपास ही जो है वो क्षेत्र हो पाता है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि जो मतलब वहाँ की आंतरिक संरचना के बारे में वो बता पाए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो ये हम आंतरिक संरचना की अध्ययन करते हैं तो कहीं न कहीं इसका एक आधार होता है। जैसे आधार क्या है, यहाँ पे आधार तापमान है, घनत्व है और भूकंपी तरंगे हैं। इसमें विशेष रूप से भूकंपी तरंगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है कि जिसे तापमान, देखिए अगर तापमान की बात करेंगे तो पृष्ठ ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। जिसे देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना, पहले आंतरिक संरचना के बारे में पहले हम ये जान लेते हैं कि भूकंपी तरंगों का इसमें आंतरिक संरचना में योगदान कैसे हुआ। कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और अगर कहीं जो है आपका भूकंप आया है, मान लीजिए यहाँ आ गया कहीं भी आ गया, तो भूकंप जो मान लीजिए 100 किलोमीटर के नीचे आ गया, ठीक है, तो उसे भूकंप केंद्र फोकस के नाम से जानते हैं, जहाँ वो उत्पन्न होता है। और इसके जो ऊपर जहाँ सबसे पहले पता चलता है, एपिसेंटर कहते हैं, कि ये भूकंप मान लीजिए 100 किलोमीटर के अंदर आ गया, तो ये क्या है, इधर तो मान लीजिए जो तरंगे वो आती ही हैं, लेकिन पी तरंगे हैं आपकी, पी तरंगे ये इसके केंद्र से हो करके पी ही तरंग है जो केंद्र से हो करके भी गुजर सकती है। तो यहाँ मान लीजिए 100 किलोमीटर नीचे भूकंप आ गया है, तो क्या करता है कि इसके केंद्र से हो करके इसके अपोजिट साइड, यहाँ मान लिया आया है कि इसके अपोजिट साइड वो 21 मिनट बाद क्या होता है, यहाँ पहुँचती है। तो पहुँचती है तो इसके सब जो आंतरिक संरचना है इसके बारे में कहीं न कहीं जो भूकंपी हमारे जो है यंत्र हैं उसके सहायता से पता लग जाता है कि आखिर ये जहाँ से निकली है वहाँ की कंडीशन क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी आंतरिक संरचना है कि ये 3 भागों में बटा है। ऊपर है क्रस्ट, ऊपर पट्टी कहते हैं, बीच में है मेंटल परिवार कहते हैं, और सबसे नीचे है, सबसे अंदर है कोर जिसका हिंदी है। तो ये 3 भागों में बटा है। इसमें भी और भी लेयर है, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमने उतने यहाँ पे जो है बात बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नहीं कि यहाँ भी कुछ कंडीशन बनती है, यहाँ भी बनती है, यहाँ भी बनती है, बहुत इसमें मटेरियल हो जाएगा। तो ये 3 भागों में बढ़ती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। 3 भागों में ये देखा गया कि जिसे मान लीजिए भूपटपट्टी है, अब इसका देखिए अगर आयतन है तो पूरे जो क्षेत्र है, पूरे जो आंतरिक संरचना है, इसकी जो आयतन है वो 10.5% के आसपास है। और इसका जो है घनत्व जो है 2.7 से 2.8 जो है ग्राम क्यूब सेमी के आसपास है, लगभग 2.7 से 9 के आसपास। द्रव्यमान तो नगर लिखे हैं, फिर द्रव्यमान इसका बहुत कम है, तुलनात्मक रूप में ये दोनों। और उसके
बाद में अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल में क्या है, मेंटल भी दो पार्ट में बटा है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। क्रस्ट भी दो भाग में बटा है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। अब मेंटल की बात करें तो मेंटल का आयतन कितना है, लगभग 83% है, और घनत्व कितना है, 4.5 से 4.7 के आसपास है। द्रव्यमान कितना है, लगभग 68% है। तो ये पृथ्वी की देखिए। और अगर कोर की बात करें हम तो कोर का आयतन कितना है, 16.5% है। आयतन घनत्व कितना है, 10 से 12, और द्रव्यमान कितना है, लगभग 32% है। तो हम ये देखेंगे कि जो घनत्व है यहाँ जो हमारा जो है इसकी अध्ययन का आधार जो है तापमान है, घनत्व है, भूकंपी तरंगे हैं। तो हम बता दिए। तापमान देखिए ऊपर से नीचे जाने पे ये एकदम बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जो है सतह से नीचे जाने पे एकदम बढ़ रहा है। यहाँ आप देखिए कि ऊपरी तरफ ये जो लोअर क्रस्ट का क्षेत्र है यहाँ 800 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। धीरे धीरे लेकिन ये देखिए क्रस्ट के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ता है, फिर थोड़ा कम होने लगता है, और ये जो है लगभग 3700 आसपास से टेम्परेचर यहाँ हो जाता है आपका लोअर मेंटल में, और कोर में आपका लगभग 4500 सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। ये टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। अब घनत्व की बात करें तो घनत्व भी देखिए बढ़ रहा है। यहाँ घनत्व क्रस्ट का 2.7 है, और जो है मेंटल का 4.6 है, और कोर का 10 से 12 है। तो ये इससे ये निष्कर्ष निकला कि ऊपर से नीचे जाने में क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने में घनत्व भी बढ़ रहा है। अब लेकिन इसकी जो औसत, आपसे बहुत बार इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें यही है कि औसत घनत्व की बात करता है तो औसत घनत्व जो है 5.52 पृथ्वी की घनत्व होता है। तो ये क्यों होता है इसको भी जान लें कि जिसे देखा जाए कि जो ये मेंटल का क्षेत्र है ये आपका आयतन में भी सबसे अधिक है, 83% है, और द्रव्यमान भी सबसे अधिक है, 68% है। तो इसलिए ये जो बीच का क्षेत्र है ये लगभग 4 से 6 के आसपास है। तो इसको इसी आधार पे उसी के आसपास से मान लिया गया है पृथ्वी का औसत घनत्व। अच्छा, इसमें एक देखना यह है कि जैसे जो क्रस्ट है और मेंटल है इसके बीच की में जो क्षेत्र है इसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है, एक असभ्यता पाया जाता है दोनों लेयरों के बीच में। तो सबसे पहले इसको मोहो नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसे उसीलिए मोहो असभ्यता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद में अगर मेंटल और कोर की बात करें तो यहाँ गुटेनबर्ग नाम वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था। तो इसके नाते ये जो है गुटेनबर्ग असभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ये देखिए कि जो क्रस्ट है और मेंटल के बीच की जो असभ्यता है मोहो डिसकंटिन्यूटी है, और आपका जो मेंटल है और कोर के बीच में एक गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत आता है, इसीलिए इसको यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देखिए कि जब ये क्रस्ट है और मेंटल है, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, यहाँ का जो क्षेत्र है कि देखिए जिसे मान लीजिए जब दो लेयर है और इस तरह से जो अगर गति में है, पहले तो जानिए कि आपकी पृथ्वी भी अपने एक्स पे घूम रही है, और ये जो लेयर है जैसे अपर लेयर, अपर क्रस्ट जो क्रस्ट का क्षेत्र है मेंटल के ऊपर, और ये इसके ऊपर कोर के ऊपर ये गति में रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि फिट हैं, फिट रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गति में है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा उष्मा की उत्पत्ति होती है, बहुत ज़्यादा उष्मा बनता है, और ये एकदम पिघला मंडल होता है, पिघला मंडल जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैग्मा का क्षेत्र होता है। अब जब ये आप ये देखेंगे भूकंप का, जब कभी भूकंप आता है तो आप देखिए कि जो हमारा क्रस्ट है जिस पे हम खड़े हैं हिलता है, तो जैसे ये लगता है कि पानी पे है, तो पानी नहीं, वो मैग्मा है, वो यहाँ का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र जब हमेशा गर्म में रहता है तो यहाँ पर क्या होता है
कि ये सब उष्मा बनती रहती है, तो इसके निकलने का क्या कारण है, कैसे निकल पाएगी। इधर तो आएगी नहीं, क्योंकि इधर घनत्व भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इधर घनत्व कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो इधर निकलने का ये क्या करेगी, प्रयास करेगी। और किस माध्यम से हो सकता है, वो अगर कहीं क्षेत्र ऐसा पा गया तो ज्वालामुखी के द्वारा ऊपर निकलने का प्रयास करती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये भूकंप और ज्वालामुखी के चैप्टर में इसको बढ़िया से अध्ययन इसका किया जाएगा। और ये वैज्ञानिक और एक अध्ययन और इसमें कर लेते हैं कि इसमें ये भी देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए जो सतह हमारा है 0 किलोमीटर से है, और ये जो है 100 किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्र है आपका क्रस्ट का, और 100 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्र है आपका मेंटल का, और 2900 से लेके 6371 किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्र है आपका पोल का। इसमें एक चीज सुरेश महोदय ने भी अपना अलग से सिद्धांत दिया था कि इसके आधार उनके आधार पे कहा गया कि जो क्रस्ट का क्षेत्र है उसमें किसकी अधिकता होगी, Cr और एल्युमिनियम की, सिलिका और एल्युमिनियम की। हालांकि देखिए क्रस्ट में कोई ऐसा नहीं है कि यही कंपाउंड कोयला है, चूना पत्थर है, सब इसमें पाए जाएंगे, लेकिन क्या है कि सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता अधिक होगी। और इसी प्रकार से मेंटल में क्या है, इसको उन्होंने सीमा दिया था, यानी सिलिका और मैग्नीशियम इन लेयरों में क्या है कि आपका सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होगी। और कोर की कंडीशन में क्या है कि इसमें उन्होंने नीफे दिया था, मतलब निकिल और लोहा। इस जो लोअर ये कोर का क्षेत्र है, इसमें निकिल और लोहा का जो है अधिकता पाई जाती है। इस तरह से हम एक अध्ययन, इस तरह से हम स्पष्ट कर लिए, कुछ खास चीज़ें इसमें जान लेते हैं। इससे आपके हिसाब से अगर देखा जाए इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जिसे 2 नंबर का ही आपका सवाल आता है कि 1 नंबर 2 नंबर का, ये सब बहुत ज़्यादा आप बताने से सक्षम वहाँ नहीं रहेंगे, समय कम रहता है। तो आपके लिए यही है कि आप इसको बना सकते हैं, बना दीजिए, क्रस्ट से दिखा दीजिए, इसको मेंटल दिखा दीजिए, कोड दिखा दीजिए। आपके पास समय अगर है तो ये इसको दिखा दीजिए, इसको दिखा दीजिए। अगर और समय बनता है तो इसको दिखाइए, नहीं कि पृथ्वी की औसत घनत्व 5.52 करके आप छुट्टी ले लीजिए। इस तरह से आज के हम क्लास में क्या सीखे, पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज बस इतना ही। अब अगले दिन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।